वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। आज हम जीएस मेंस के आंसर राइटिंग की क्लास करेंगे, जिसमें हम जीएस थर्ड पेपर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए कि वाई इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स and examine the role of PPP model in the redevelopment of railway station in India। तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का मीन्स जीएस थर्ड। देखो, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, हमें डायमेंशंस की फ्रेमिंग करनी होती है कि हम क्या डायमेंशन फ्रेम करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अप्रोच मेंटेन करना। अप्रोच मतलब एक ऐसा रॉ मैप, एक कच्चा मैप जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या हमें फिल करना है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए 3 पार्ट में उसको बना लीजिए। पहला इंट्रो, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा पार्ट होगा कंक्लूजन का। तो ये 3 पार्ट में हम आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो इंट्रो में देखिए हम क्या करेंगे, हम PPP के बारे में बताएंगे और PPP क्या है ये बताएंगे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसे कहते हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कितने मॉडल्स हैं, बैलेंस ऑपरेट ट्रांसफर, तो जितने भी टाइप के हैं उनको ब्रीफली मेंशन करेंगे और इसका एग्जाम्पल भी दे देंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन यानी भूमिका हो जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे मेन बॉडी में। मेन बॉडी में हम डिफरेंट डायमेंशन बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन की पहले डायमेंशन हम ये बना सकते हैं कि हम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जो PPP की नीड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीड है, हम इसको मेंशन करेंगे। और सेकंड डायमेंशन हम बनाएंगे जिसमें ब्रीफली मेंशन करेंगे कि जो गवर्नमेंट का रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो क्या है, यानी जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का रेलवे स्टेशन का, इसको मेंशन करेंगे। 2 डायमेंशंस हो गई। तीसरी डायमेंशन हम बना सकते हैं कि जो PPP मॉडल का रोल है रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में वो क्या है। और चौथा डायमेंशन हम बना सकते हैं कि जो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान है, तो PPP मॉडल के क्या इश्यूज़ हैं, यानी रीडेवलपमेंट प्लान में इश्यूज़ क्या हैं, रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ रेलवे स्टेशन मतलब चैलेंजेस क्या हैं। और 5वां डायमेंशन हम एक सोल्यूशन दे सकते हैं, एक वे फॉरवर्ड का बना सकते हैं। तो 5वां डायमेंशन हमारा हो जाएगा वे फॉरवर्ड, आगे की राह क्या होगी। तो ये 5 डायमेंशंस हमारी बहुत ही कोर डायमेंशंस होती है मेन बॉडी की, जिन पर पूरे आंसर का पूरा वेट डिपेंड करता है, क्योंकि मेन बॉडी क्रक्स होती है और एग्जामिनर इसी के बेस पर अपने मार्क्स अवॉर्ड करेगा। आपका इंट्रो भी अच्छा होना चाहिए और मेन बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन, और कंक्लूजन हम करेंगे रेलेवेंट स्टेटमेंट देकर, जो भी प्रासंगिक कथन होंगे उनको देकर के हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो पर चर्चा करते हैं। देखो, इंट्रो में हम बताएंगे कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट पार्टी के बीच और गवर्नमेंट के बीच, जिसमें पब्लिक जो ड्यूटीज़ है वो प्रोवाइड करती है प्राइवेट पार्टी और सारा खर्च भी बियर करती है प्राइवेट पार्टी, यानी सारा खर्च भी उसी का होता है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्राइवेट पार्टी की होती है। और जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो धन मिलता है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है। तो इंट्रो में हमने क्या डिस्कस किया,
ये कर दिया। इसके बाद ट्रिपल पी के डिफरेंट टाइप्स बताएंगे। जो ट्रिपल पी के मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, वो पहला तो है बीओटी यानी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, दूसरा है डिजाइन बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, तीसरा है ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो अभी गांधीधाम और जो टूना टेकरा प्रोजेक्ट है गुजरात में, वहां पर रेलवे लाइन डाली जा रही है और ये पहली ऐसी रेलवे लाइन है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये हमारा पूरा इंट्रो हो गया। अब आइए मेन बॉडी की तरफ, जहां पहला डायमेंशन है, जहां हमें ये मेंशन करना है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ट्रिपल पी की नीड क्या है। तो आप हेडिंग के साथ चल सकते हैं। आप ये हेडिंग डाल दें मेन बॉडी में, नीड ऑफ ट्रिपल पी इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। अब आप देखिए, बेहतर ये रहेगा कि आप इसके पॉइंट्स मेंटेन कर दें। जैसे भाई ट्रिपल पी की नीड क्या है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, तो आप इसके पॉइंट बना सकते हैं। आप दिखा सकते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहला पॉइंट आप बना सकते हैं, जो इंफ्रा की फाइनेंसिंग है उसमें गैप है, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। यानी गवर्नमेंट के पास उतना कैश नहीं होता, तो ट्रिपल पी एक ऐसा वे आउट है जो प्राइवेट कैपिटल को ला सकता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। सेकेंड पॉइंट, ये प्रोजेक्ट्स को फास्टर मोड में कंप्लीट करेगा, मतलब समय सीमा में कंप्लीट करेगा और इससे डिले भी कम होगा। तीसरा पॉइंट, इसी नीड ऑफ ट्रिपल पी में आप लिख सकते हैं कि ट्रिपल पी से जो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, इससे एक तो इंफ्रा की क्वालिटी बढ़ेगी और प्राइवेट प्लेयर्स के आने से आउटकम भी, रिजल्ट भी बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि सारी कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर शेयर बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में दे सकते हैं इनोवेशन का। तो ये जो ट्रिपल पी है, देखो ऐसा माना जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जब वो इन्वॉल्व होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में, तो इससे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं कि एडिकेट फैसिलिटीज़, यानी जो ट्रिपल पी मॉडल है ये रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में ये सिक्योरिटी इंश्योर करेगा और पैसेंजर के लिए और कार्गो डिलीवरी के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप दे सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस जब प्राइवेट पार्टनर करेंगे और सुटेबल अपग्रेडेशन होगा तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, यानी एक्सपर्टीज आएगी इंफ्रा में और प्रोफेशनलिज्म भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप दे सकते हैं कि ट्रिपल पी आने से करप्शन रिड्यूस होगा और गवर्नमेंट की जो वेस्टेज होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसी में आप कुछ और बेनिफिट्स भी, अदर बेनिफिट्स बता सकते हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट होगा, कंपेटिटिवनेस आएगी, हायर प्रोडक्टिविटी आएगी, क्योंकि जो पेमेंट होगा वो परफॉर्मेंस से लिंक होगा। तो ये 8-9 पॉइंट आप पहले डायमेंशन में डाल सकते हैं। अब मेन बॉडी की दूसरी डायमेंशन डिस्कस करेंगे, यानी जो गवर्नमेंट का स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान है उसका हेडिंग डाल दीजिए कि रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ रेलवे स्टेशन। इसको भी हम पॉइंट के साथ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम बना सकते हैं कि जो रीडेवलपमेंट है, तो 60 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसके लिए एक लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये पूरे भारत में लैंड को डेवलप कर रही है, यानी उसको लेकर साथ चल रही है ट्रिपल पी मॉडल को। नेक्स्ट, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो है मैंडेटरी स्टेशन डेवलपमेंट और दूसरा है स्टेशन, यानी कमर्शियल डेवलपमेंट होगा स्टेशंस का। नेक्स्ट, इसी में हम बता सकते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। जो ये मैंडेटरी स्टेशन रीडेवलपमेंट है, यानी जो आवश्यक जो स्टेशन का पुनर्विकास है, स्टेशन का जो आवश्यक पुनर्विकास है, ये ट्रैवल को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगा, हैसल फ्री बनाएगा, और जो इन स्टेशंस की एक ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वो डाइल्यूट नहीं होगी। जबकि जो कमर्शियल डेवलपमेंट है उसका जो दूसरा पार्ट है, कमर्शियल भाग से रेवेन्यू आएगा ताकि जो प्रोजेक्ट्स है वो वायबल हो सके। 2 डायमेंशन हो गई। अब नेक्स्ट डायमेंशन पर आइए। क्या रोल है, नेक्स्ट डायमेंशन डिस्कस करेंगे रोल की। देखो, पहला रोल तो यह है कि पैसेंजर को बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी,
यानी जो ट्रिपल पी है ये रेलवे स्टेशन की कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा और ऐसी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करेगा जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी, और अराइवल और ट्रेनों के डिपार्चर जो होगा ये बिल्कुल उसको सेग्रीगेट कर देगा। शानदार रोड कनेक्टिविटी होगी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा और एक एनहेंस्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस, एक शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर को मिलेगा। सेकंड रोल हम बता सकते हैं इसमें कि जो स्पेस है स्टेशन का रेलवे का उसका ऑप्टिमम यूज होगा, यानी ज़्यादातर रेलवे स्टेशन आप देखो वो शहरों के सेंटर में हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इन पर और मॉल्स बनेंगे, तो उससे रेलवे स्टेशन के पास जो अनयूज्ड स्पेस है उसको टैप किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आप दे सकते हैं कि रेलवे को कंटिन्यूस रेवेन्यू मिलेगा, यानी इससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा रेलवे को, क्योंकि जो कमर्शियल स्पेस है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि इससे जो फंडिंग होगी वो प्रॉपर रहेगी। जो ट्रिपल पी है ये एडिकेट फंडिंग करेगा और प्रोजेक्ट अपने टाइम पर समाप्त होंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इंडिया का रानी कमलापति स्टेशन इंडिया का पहला ट्रिपल पी रेलवे स्टेशन है जो सक्सेसफुली रीडेवलप किया गया है। नेक्स्ट डायमेंशन आप इसमें सिक्योरिटी के एंगल डाल सकते हैं। ट्रिपल पी से जो पैसेंजर की सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बेटर होगी और ये जो चोरी है, जो पिक पॉकेटिंग है स्टेशंस पर, वो इंसिडेंट भी कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हो कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, सरकार के ऊपर बर्डन आएगा ही नहीं गवर्नमेंट के ऊपर, और स्टेशन को मेंटेन करने में गवर्नमेंट का बर्डन घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हो एफिशिएंट मैनेजमेंट का, यानी जो ट्रिपल पी है वो स्मूथ मैनेजमेंट करेगी, सेफ्टी मिलेगी क्योंकि पेमेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आप इसमें डाल दीजिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी ट्रिपल पी मॉडल से एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी और प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, प्रॉपर चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और कुछ और भी बेनिफिट आप डाल सकते हो, जैसे इससे टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ेगा, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा, रोजगार को बूस्ट मिलेगा, और इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा वो लोकल एरियाज, लोकल इकोनॉमी पर भी आएगा। तो ये कुछ डायमेंशंस आप रोल में डाल सकते हैं। मेन बॉडी की नेक्स्ट डायमेंशन है इश्यूज, यानी ट्रिपल पी मॉडल के साथ क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो देखो मुद्दे क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं। पहली, लॉस इन एम्प्लॉयमेंट का। जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो देखो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक्वायर करना चाहती हैं और कम से कम एम्प्लॉय लगाना चाहती हैं, जिससे लॉस होगा। दूसरा चैलेंज जो है, इससे जो यूज़र फीस है कस्टमर्स के लिए वो बढ़ जाएगी, यानी गवर्नमेंट ने ट्रिपल पी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी दिए हैं स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए न्यू दिल्ली में, तो बजाय ट्रिपल पी के वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पैसेंजर पर सारा बर्डन डाल दिया गया है यूज़र फीस का। तीसरा, जो नए प्लेयर्स आएंगे ट्रिपल पी में उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत कम एक्सपीरियंस है और उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स के साथ, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने में, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, एक खतरा करप्शन का भी है। देखो करप्शन और जो मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स के इंटरेस्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट, वेलफेयर पर कम फोकस होगा। जो प्राइवेट सेक्टर है देखो उसको वेलफेयर से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो तो स्विच करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एरियाज में, और पैसेंजर का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे में हो सकता है। नेक्स्ट, कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है और एब्सेंस में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की कोई नियामक न होने के कारण ऐसे चांसेस हैं कि जो लिटिगेशन है, जो मुकदमेबाजी है वो बढ़ सकती है। फिर ट्रिपल पी मॉडल जो है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है आप बना सकते हैं कि जो कंपनीज ले रही हैं ट्रिपल पी मॉडल को उनको पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो अपनी गवर्नेंस के सीक्रेट को शेयर नहीं करती हैं, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी का एक खतरा हो जाता है। अब किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। देखो वे फॉरवर्ड में हमें ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत स्मार्ट फॉर्मेट में लिखना है, बहुत स्मार्टली लिखना है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो विजय केलकर कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाए। और विजय केलकर कमेटी क्या सिफारिशें थी, यानी इसमें विजय केलकर कमेटी ने कहा था कि
प्रॉपर एक ट्रिपल पी का लॉ फार्मुलेट करें ताकि एग्जीक्यूटिव किस तरह से इसको लागू करेंगे ये तय हो जाए। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिव्यू के लिए कमेटी बनाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी, ताकि जो स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनलाइज किया जा सके, प्रायोरिटाइज किया जा सके। नेक्स्ट, एक स्विस चैलेंज मेथड है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को देने के लिए स्विस मेथड को अडॉप्ट किया जा सकता है ताकि अनसॉलिसिटेड जो बिडर है उनको बाहर किया जा सके। नेक्स्ट, वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी जो वायबिलिटी फंड है उनका प्रूडेंट यूज हो, समझदारी भरा इस्तेमाल हो, और जो फिस्कल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस है वो भी अप टू डेट होनी चाहिए। इसी में आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का, यानी नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी हो जो टाइम बाउंड मैनर में चुनौतियों को, मुद्दों को ये सुलझाए। तो इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विजय केलकर कमेटी, यानी विजय केलकर कमेटी ने ये सारी सिफारिशें दी थी। और अंत में आप कंक्लूजन दे दें जिसमें आप कह सकते हैं कि जो ट्रिपल पी है ये पिछले कुछ सालों में एक अच्छे मॉडल के रूप में उभरा है ताकि देश में इंफ्रा का रीडेवलपमेंट हो सके, और जो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट है वो इसका केवल एक एग्जाम्पल है और उसको शानदार तरीके से उसका एडवांटेज लिए जा सकते हैं। और आज के जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे इंफ्रा के मॉडल को बदलने में हेल्प करते हैं। और जो पहला जो मॉडल चला रहा था बिल्ड, राकेश मोहन कमेटी ने एक बात कही थी कि अब से पहले जो बिल्ड नेग्लेक्ट रिबिल्ट से बिल्ड नर्चर रिबिल्ट मोड में आ गया है एज पर द राकेश मोहन कमेटी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ और मार्केट इकोनॉमी की बात है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो ये 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना था 10 मार्क्स में। यूपीएससी 2022 जीएस थर्ड मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे पहले के आंसर में जो हमने अप्रोच बनाई थी हम उसी अप्रोच के साथ जाएंगे, यानी अप्रोच का मतलब एक रॉ मैपिंग कर लीजिए जो हमें डायमेंशंस फिल करनी है। जैसे पहले इंट्रो में हम इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करेंगे, फिर मेन बॉडी जिसमें हम ये बताएंगे कि मार्केट इकोनॉमी का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है ये कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी हम इसमें बताएंगे पहली डायमेंशन कॉम्प्लीमेंटैरिटी, पूरकता, ये बताएंगे। मेन बॉडी की दूसरी डायमेंशन हम बना सकते हैं कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है मार्केट इकोनॉमी के अंडर में वो अनफिजिबल है, यानी अनफिजिबिलिटी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तीसरी डायमेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिग्निफिकेंस बताएंगे, यानी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया में किस तरह से अचीव करेगा एटसेट्रा। और लास्ट में हम कंक्लूजन बता देंगे प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ। तो सबसे पहले इंट्रो देखो, इसमें डिफाइन कर देंगे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को। हम बताएंगे कि OECD के अनुसार, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी जो OECD है ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है सबके लिए। इसमें क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, एम्पावरिंग द पीपल, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। और आप यहाँ पर 2018 में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2018,
इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। इंडिया का 62nd रैंक है आउट ऑफ 74 एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो मार्केट, फिर आप ये बताइए इसी इंट्रो में कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। तो मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक परस्यूट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन इन ए फंक्शनल वे। यानी मार्केट इकोनॉमी क्या है, जहां सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मार्केट के थ्रू होते हैं और फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ये हमारा इंट्रो हो गया। अब आप आ जाइए मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में पहले ये बताइए कि मार्केट इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों एक दूसरे को मिलकर कैसे कंप्लीट बनाते हैं। तो पहला पॉइंट आप बताएंगे कि इससे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ लोगों के जो बढ़े हुए वेजेस हैं उससे लोगों को शानदार लाइफ मिलती है। सेकंड, बेटर एजुकेशन एंड बेटर फैसिलिटीज़ की एक्सेस मिलती है लोगों को। तीसरा पॉइंट, जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी क्या करती है, वो स्पेस प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिल सके क्रिएशन के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डाल सकते हैं इनोवेशन का। इससे जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनका इनोवेटिव सोल्यूशन मिल सकता है। नेक्स्ट, कैपिटल क्रिएट होती है, देश में पूंजी निर्माण होता है। बिजनेस सरकार को रेवेन्यू देता है, सरकार को टैक्स मिलता है ज़्यादा रिसोर्सेज के थ्रू, और सरकार को अल्टीमेटली उस पैसे को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंक्लूसिव ग्रोथ को बूस्ट देता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट शक्ति, ये एग्जाम्पल आप दीजिएगा। प्रोजेक्ट शक्ति HUL का प्रोजेक्ट है, यूनिलीवर का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट शक्ति, जहां पर जो वीमेन ग्रुप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं, जो मार्केट इकोनॉमी है इससे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, यानी हायर गवर्नमेंट रेवेन्यू। नेक्स्ट, इससे पॉवर्टी में तेज़ी से गिरावट आती है, फास्टर डिक्लाइन। देखो रिफॉर्म पीरियड के बाद यानी 91 के बाद इंडिया की जो पॉवर्टी है वो 2000 के डेकेड में ज़्यादा डिक्लाइन हुई है एज पर टू प्री 90, यानी लगभग 1.2% डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी, जबकि प्री 91 के सिनेरियो में, जबकि उस समय हुई थी 91 से प्रायर में इतना डिक्लाइन हुआ था। तो इंडिया ने इसकी बदौलत अपने 270 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर उठाया है 2005-6 में और 2010-12 में। तो MPI से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इंडिया 270 मिलियन लोगों को ऊपर उठाने में सफल रहा है। तो ये हमने पहले डायमेंशन डिस्कस कर ली। सेकंड डायमेंशन हम बताएंगे कि जो मार्केट इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ है वो अनफिजिबल है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर द मार्केट इकोनॉमी प्रैक्टिकेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। जैसे कैसे? पहला पॉइंट, हम रीजनल डिस्पैरिटी बनाएंगे। हम बताएंगे कि 1991 के जो LPG रिफॉर्म आए थे इससे डिस्पैरिटी बढ़ी है। जैसे बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है ये गोवा की पर कैपिटा इनकम का केवल 1/10 ही है। सेकंड, हम ये बताएंगे कि एलिनेशन बढ़ा है, रूरल अर्बन जो डिवाइड है 1991 के बाद इंडिया में वो भी बढ़ा है। तीसरा, हम बताएंगे कि पॉवर्टी भी बढ़ी है। 27.9% पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पुअर है एज पर द वर्ल्ड बैंक, और 60% लोग ऐसे हैं जो आज भी बिलो $2 पर डे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं एफोर्डेबल एजुकेशन, कि जो एजुकेशन में कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है इससे दोनों काम हुए हैं, हाईली एनरोलमेंट भी हुआ है और हाईली ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है, यानी एनरोलमेंट भी बढ़ा है और ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है इन टेंडम। कैग की रिपोर्ट ने मेंशन किया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना तो वो प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं और मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है उन स्कूल्स में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर को पूरी तरह इग्नोर किया गया है, यानी 52% आबादी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। स्टिल इसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% के लगभग ही ऑलमोस्ट। नेक्स्ट डायमेंशन हम बताएंगे कि जॉबलेस ग्रोथ हुई है इंडिया में और लेबर का इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है।
मार्केट इकोनॉमी देखो फोकस करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने पर और कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो इंडिया ने क्या विटनेस किया है, जॉबलेस ग्रोथ विटनेस की है, यानी ग्रोथ हुई है, जॉब नहीं हुई है, और इनफॉर्मल नौकरियां ज़्यादा आई हैं, यानी इकोनॉमी का इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है एलपीजी के बाद के सिनेरियो में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं कि इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। इससे क्या हुआ, सभी स्फेयर्स में इनइक्वालिटी बढ़ी है, और इस असमानता के बढ़ने से इनकम की असमानता बढ़ी, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ी है, रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ी है, क्लास इनइक्वालिटी बढ़ी है, एटसेट्रा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कोट कर देंगे। वो रिपोर्ट ये बताती है कि 2017 में 70% इंडियंस की वेल्थ केवल 1% इंडियंस के हाथ में थी, यानी जो 70% संपत्ति है भारत की वो केवल 1% लोगों के हाथ में है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 91 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था मार्केट इकोनॉमी का, उसने ज़्यादातर फाइनेंशियल ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ को उसने पूरी तरह नज़रअंदाज किया है। नेक्स्ट डायमेंशन, तीसरी हमारी अप्रोच में देख लीजिए, तीसरी डायमेंशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट इसमें बन सकता है कि इससे पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनसे मदद मिलेगी कि इनकम इनइक्वालिटी घटेगी, गरीबी की जो इनइक्वालिटी है वो घटेगी, और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट, ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है। आप बता सकते हैं कि बैंक्स जो हैं उनके एफिशिएंसी पर आप बात कर सकते हैं कि जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर के रूप में बहुत शानदार काम कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को कम करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि ज़्यादा बैलेंस्ड ग्रोथ हो सकती है। पॉवर्टी में एक निर्णायक रिडक्शन हो सकता है जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देश में बढ़ेंगी और बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो जो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जो समाज का, जो गरीब तबका है, उसे मिलेंगे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में इतना पोटेंशियल है कि गरीबी को हटा सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है, एटसेट्रा। एक एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं कि 2011 में केवल 35% भारतीय ही बैंकों का इस्तेमाल कर रहे थे, और जब से जनधन योजना आई है आज 80% भारतीयों के पास बैंक का खाता है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस स्टोरी है पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। और वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, चौथी डायमेंशन आप लिख सकते हैं कि जो जनधन और आधार है वो एक ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है पूरी दुनिया में जिसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड के दौरान सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जनता को। यहाँ पर आप एक कमेटी को बता सकते हैं इसी में कि सैयद हामिद कमेटी आई थी, और डॉक्टर हामिद कमेटी ने कहा था कि अगर विमेन को स्किल किया जाए प्रेफरेंस के बेस पर, महिलाओं को अगर आप कौशल बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सकता है। यानी अभी फिलहाल जो विमेन है, जो विमेन वर्क फोर्स है वो 18% ही है, जबकि मैन का जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो 54% है। नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं कि एक कमेटी आई थी, श्रीनिवास कमेटी। तो श्रीनिवास कमेटी कहती है कि जो CSR है इसका डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, यानी इसको केवल हेल्थ और एजुकेशन तक सीमित न रखा जाए, इसको बाकी ग्रोथ में भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये वे फॉरवर्ड हम बता सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कंक्लूजन में कह सकते हैं, एरिस्टोटल का एक कोट दे सकते हैं। अरस्तु ने कहा था कि सभी क्रांतियों की जो जड़ है वो असमानता है, यानी इनइक्वालिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें ऐसी डेवलपमेंट के मॉडल को प्रमोट करना है जो इक्विटेबल भी हो और जो इंक्लूसिव भी हो, ताकि मार्केट इकोनॉमी की जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम किया जा सके। होप के ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरह से आंसर राइटिंग हमें करनी होती है। थैंक यू।